Hello guys, I am Aditya Srivastav and today I will start microeconomics chapter number 1 Introduction to Microeconomics। जैसा कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इकोनॉमिक्स को। इट इज़ अ सिस्टम in which people earn a living to satisfy their wants through process of production and consumption, investment and exchange। तो अब हम इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कि ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम पैसा कमाते हैं अपने सेटिस्फाई मतलब अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको कंजम्पशन भी करते हैं। जैसे मतलब कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज़, जैसे कॉपी कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसको, फिर उसके बाद उसको जैसे हम ख़रीदते हैं तो उसका हम कंजम्पशन करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी में, और एक्सचेंज करते हैं गुड्स। ये आपने पढ़ा होगा बिजनेस में भी और अकाउंट्स में भी कि एक्सचेंज ऑफ गुड होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी के जो होते हैं दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक और 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। चलिए थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंट साथ के साथ डिफरेंट भी बनाए हुए हैं। ये नोट्स हैं और जो ये नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा जाके। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर कोई वैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। माइक्रो वो होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा देता है, मतलब छोटी चीज़ जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। छोटी इकोनॉमिक मतलब इंडिविजुअली। तो अब चलिए इसको बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द टर्म माइक्रो हैज़ इट्स ओरिजिनल इन ग्रीक लैंग्वेज मैक्रोस विच मीन्स स्मॉल। स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट्स सच एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, producer equilibrium, individual demand, etc. is called microeconomics study. It is also known as price theory. अब उसमें उसने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा होता है जो जिसमें हम मतलब इंडिविजुअली सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसको कैसे बेचना चाहता है, वो आगे जाके हमारे चैप्टर्स हैं, हम आगे जाके उसे पढ़ेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। द टर्म मैक्रो हैज़ इट्स ओरिजिनल इन ग्रीक लैंग्वेज मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी इज अ वूल। एग्जाम्पल नेशनल इकोनॉमिक, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे मतलब 12th क्लास में है वैसे ही, पर इस क्लास में भी इसकी थोड़ी सी जानकारी हमें दे रखी है। तो इसमें बताया है कि ग्रीक लैंग्वेज में मैक्रोस नाम की होती है और इसका मीन होता है बड़ा, और इसका बिहेवियर जो हम इसका स्टडी जो करते हैं इसका बिहेवियर होता है कि इकोनॉमिक में पूरी मतलब सारी इकोनॉमिक के बारे में बताना। जैसे नेशनल इनकम, वो सारी मतलब जितने जैसे एक जना कमा रहा है और मतलब एक देश में सारे जितने कमा रहे हैं उसे नेशनल इनकम कहते हैं। और मार्केट डिमांड, पूरी मतलब मार्केट की डिमांड कितनी है। एग्रीगेट सप्लाई, पूरी कितनी सप्लाई आ रही है मार्केट में, वो उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में समझ आएगा। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली 3 प्रकार की होती हैं। जैसे ह्यूमन वांट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखा है, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। और लिमिटेड रिसोर्स और अल्टीमेट यूजेस वो आ गया मतलब दूसरे पेज पे। अभी हम इतना पहले पढ़ते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अराइज
फ्रॉम यूजेस ऑफ लिमिटेड मीन्स या फिर रिसोर्स विच हैव द अल्टीमेट यूजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ह्यूमन वांट। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में मतलब वो होता है कि जिसमें हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और उसको यूज़ करा जाता है, उसको अल्टीमेट यूज़ किया जाता है और अल्टीमेट यूज़ करा जाता है क्योंकि सेटिस्फाई करना होते हैं ह्यूमन वांट्स को। इसलिए इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ये डेफिनेशन है। वैसे तो ये आ जाता है कभी कभार पेपर में, पर बहुत कम मार्क्स में, तो इसलिए हमें मतलब जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी सेटिस्फाई इफ वन डिमांड ऑफ पर्सन इज सेटिस्फाई ही मूव टू अनदर। तो मतलब ह्यूमन वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं, तो इसलिए उसे अनलिमिटेड कहते हैं। तो और दे कैन और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अगर एक डिमांड पूरी हो जाती है एक पर्सन की तो वो अगली डिमांड पे जल्दी से मूव कर लेता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ साइकिल ही डिमांड फॉर अ मोटरसाइकिल एंड देन अ कार। अगर एक पर्सन के पास साइकिल है तो उसके बाद वो मोटर कार पे शिफ्ट करेगा, मतलब डिमांड करेगा मोटर कार की। मोटर कार मिल गई तो कार पे डिमांड करेगा, तो इसलिए उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं लिमिटेड रिसोर्स। तो लिमिटेड रिसोर्स हमें पता है, लिमिटेड रिसोर्स है हमारे, उसमें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स रिसोर्सेज आर स्carce, they are not able to fulfill all over our demand or wants. No single economic is able to fulfill all the demand by their limited resource. जब लिमिटेड रिसोर्स से कोई भी मतलब सारी ह्यूमन वांट को कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन वांट तो अनलिमिटेड है। एक पर्सन की वांट जो है वो सारी अनलिमिटेड है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो लिमिटेड रिसोर्स से हम सारी ह्यूमन की वांट्स पूरी नहीं कर सकते और कोई भी इकोनॉमिक इसको सेटिस्फाई, इसको किसी भी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकती। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट यूजेस, थर्ड पॉइंट है इसका कि मतलब अल्टरनेट यूजेस का मतलब आप जानते ही होंगे कि मतलब रोज़मर्रा में यूज़ करना। अब पढ़ते हैं इसको। नॉट ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है ये, अल्टीमेट यूज़। नॉट ओनली द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, द ऑल्सो हैव अल्टरनेट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, a price of land can be used for forming or making a residential building etc. It is a problem of choice. अब हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का थर्ड है ये अल्टीमेट यूज़। तो रिसोर्सेज को हम अल्टीमेट यूज़ करते रहते हैं। जैसे अब उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम होती है चॉइस की कि मतलब हम क्या चूज़ करें, ये चूज़ करें या कुछ और चूज़ करें। अब तो उसमें एग्जांपल है कि आ प्राइस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग। अब एक लैंड है जो उसका यूज़ होता था वो फार्मिंग के लिए होता था, पर फिर उसका फार्मिंग के लिए यूज़ करें या फिर मेकिंग ऑफ रेसिडेंट बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग के लिए यूज़ करें। अब ये प्रॉब्लम होती है चॉइस की, तो ये हमारे अल्टरनेट यूजेस होते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी ख़त्म। अब इकोनॉमिक को हम फिर से दो पार्टों में बांटते हैं, इसके साथ डिफरेंट भी लिखते चलेंगे। इकोनॉमिक के दो पार्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। अब इसके बेसिस के आधार पर इसको डिफरेंट भी करेंगे। इसका मीनिंग, अब ब्रांच ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक में है ये, अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स इज पॉजिटिव इकोनॉमिक। जब किसी को हम किसी डाटा से या कुछ मतलब या फिर कोई एक साफ बात बोलते हैं तो उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक होते हैं, चाहे वो गलत हो पर हमारे उसमें मतलब वो बिल्कुल क्लियर बात हो कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, ये बल्कि झूठ है, पर फिर भी ये पॉजिटिव इकोनॉमिक कहलाएगा क्योंकि उसमें कोई फैक्ट है, वो कुछ ऐसे ही नहीं बोल रखा है उसे। अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का पढ़ते हैं। अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन वैल्यू, ओपिनियन एंड जजमेंट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। जब कोई हम जजमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं या वैल्यूज़ बताते हैं किसी की, तो उसे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कहते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन को कम होना चाहिए, तो ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है।
मतलब हमने जजमेंट दे रहे हैं किसी को और ओपिनियन दे रहे हैं कि कम होनी चाहिए, तो इसलिए। अब इसका नेचर बता दीजिए, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक, और ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, ठीक है। अब आगे इसका वर्क देखते हैं। एनालाइज कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें जो कॉज होते हैं वो रिलेशनशिप पे ही और इस पे रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम वो देखते हैं इसमें। और इसमें पासिस वैल्यू जजमेंट, बस इसमें जजमेंट पास कर देते हैं सीधा कि हमारे को ये जजमेंट है, ये है, वो है, ठीक है। स्टडी ऑफ, अब इस पर क्या पढ़ते हैं, व्हाट एक्चुअली इज़, तो मतलब क्या होता है असली में, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक। और व्हाट ऑट टू बी, और क्या हो सकता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5th पार्ट पढ़ते हैं, टेस्टिंग। इट कैन बी टेस्टेड। पॉजिटिव इकोनॉमिक हमेशा टेस्ट करी जाती है क्योंकि वो डाटा के आधार पर बनाई जाती है, तो इसलिए टेस्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी टेस्टेड क्योंकि ये कोई डाटा नहीं, जजमेंट वगैरह होते हैं, जजमेंट तो बहुत सारे होते हैं, और तो डाटा कोई पॉजिटिव वो मतलब ठोस सबूत नहीं होता है इसका, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। और इसका फिर अगला है डिस्क्राइब। इट क्लियरली डिस्क्राइब इकोनॉमिक इशू। ये इकोनॉमिक इशू को क्लियरली डिस्क्राइब करती है। इट प्रोवाइड सल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक इशू बेस्ड ऑन वैल्यूज़। ये सल्यूशन प्रदान करती है कि इकोनॉमिक में क्या, इकोनॉमिक इशू के क्या सल्यूशन हो सकते हैं, वो भी वैल्यू के बेस पे होते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बाद अब हम पढ़ेंगे सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। सेंटर प्रॉब्लम क्या आती है, ये मेनली थ्री टाइप्स की होती है सेंटर प्रॉब्लम, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, हिंदी मीनिंग है उसका। अब व्हाट टू प्रोड्यूस हम कैसे क्या बनाएं उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम रेफर्स टू विच गुड्स और सर्विस विल बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हम ये हमारी जो प्रॉब्लम होती है तो ये बनती है हम गुड और सर्विस कितनी प्रोड्यूस करें, मतलब क्या कैसे प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, मतलब मेन इसका वो है। एन इकोनॉमिक हैज़ टू बी प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विस वेयर देयर विल बी मैक्सिमम सोशल सेटिस्फाई। वही जो प्रोड्यूसर है वो वही प्रोड्यूस करेगा जिसमें वो मैक्सिमम सोशल सेटिस्फाइड हो जाएगा, कि मतलब उसके रेट कम है, बिक ज़्यादा क्वांटिटी में रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो ये होता है उसके मतलब कॉजेस। चलिए अब आगे अब है सेकंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूजेस टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। तो अब उसमें टेक्निक होती है, इसके अंदर दो टेक्निक होती हैं। चलिए उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। और दो टेक्निक होती क्या है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, एक लेबर इंसेंटिव होती है, चलिए उसको पढ़ते हैं। अ टेक्निक वेयर देयर इज लेस यूज़ ऑफ कैपिटल एंड मोर यूज़ ऑफ लेबर इज कॉल्ड लेबर इंसेंटिव। जिसमें लेबर ज़्यादा लगे और कैपिटल कम लगे उसको हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक वो होती है, वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे, इसमें कैपिटल ज़्यादा लगती होगी और लेबर कम लगती होगी, क्योंकि जब लेबर इंसेंटिव थी तो उसमें लेबर ज़्यादा लगती थी और कैपिटल कम लगती थी, तो अब इसमें कैपिटल लगती है। तो अब इसको इंग्लिश में जान लेते हैं। इट मीन मोर यूज़ ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज़ ऑफ लेबर। सिंपल, इसको याद करने में बहुत आसानी होती है। अगर इसका एग्जांपल बोलें, लेबर इंसेंटिव टेक्निक इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। कभी इंडिया में अगर हम कोई बिज़नेस खोलते हैं तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक ज़्यादा बेटर रहती है। तो इसलिए लेबर इंसेंटिव, क्योंकि इधर बहुत सारे मजदूर होते हैं, मतलब जैसे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। और अगर वही बात करें हम अमेरिका की, अमेरिका में बहुत कम लेबर मिलती है, इसलिए वहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक बहुत अच्छी रहती है। अब पढ़ते हैं इसको आगे। An economic has to be select that technique which maximum the output at minimum cost. It's study under theory of production. ये इकोनॉमिक हम सिलेक्ट करते हैं, हम वही टेक्निक सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे आउटपुट ज़्यादा जा रहे हों और कॉस्ट कम लगे, हम वही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हम इसको पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस goods and service among the individual within the economic, that is selection of the category of people who will alternately consume the goods। तो इस ये प्रॉब्लम ज़्यादातर प्रोड्यूसर के पास जब आती है कि वो किसके लिए प्रोड्यूस करे, या तो वो मतलब उसको कंज्यूमर सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि मतलब कैसे कैसे कंज्यूमर को बेचे वो, कि मतलब या तो वो सीधा मतलब पूरा उसमें बेचे, सीधा मतलब माल मतलब फाइनल यूज़ के लिए भेजे, या फिर उसको बीच में किसी को बेचने के लिए भी मतलब बना सकता है वो, थोक में बेचते हैं जैसे। तो आगे चलते हैं, डैट इज़ वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। तो ये भी हम ये भी कह सकते हैं कि गुड्स हम बनाते हैं, मतलब वो कि वो प्रोड्यूसर किसको चुने, या तो वो मोर पुअर को बेच सकता है और लेस रिच को बेच सकता है, या फिर मोर रिच को बेच सकता है या लेस पुअर को बेच सकता है। अब वो प्रोड्यूसर के ऊपर होता है वो किसको बेचे, वो जिसको भी चुनेगा वो मतलब उसको उतना देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट उसे किससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको हम पूरा डिटेल में पहले जानने से पहले मैं एक बता दूं, इसको सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑफर इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको थोड़ा वर्ड में जान लें, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑफर विच इज़ सेक्रीफाइस फॉर एडॉप्टिंग द करेंट ऑफर, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कम्युनिटी दैट इज़ द टू बी सेक्रीफाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्युनिटी। अब हम इस पहले मैं इसको थोड़ा समझा दूं, ये हमारा वो ऑफ़र होता है जो वो हमारा छोड़ा हुआ ऑफ़र होता है जो हम कभी किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब अभी एग्जांपल दूंगा मैं उसका, तब देखते हैं। अडॉप्ट कर लेते हैं कोई जो हमारे पास करंट ऑफ़र होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और हमारा वो ऑफ़र होता है जो हम छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं पूरा बताता हूँ इस वाली चीज़ का, इसमें ये वो, और या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज़ वो अमाउंट जो हम मतलब जैसे हम दो चीज़ के बनाते हैं एक्स एंड वाई, एक्स जो गुड है वो वाली की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, हमने एक्स को छोड़ के वाई को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा जो एक्स जो हम प्रोड्यूस करते थे वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो ये हमारे इस पूरे उसमें कह रहा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ देयर आर टू जॉब्स 20,000 and 30,000, so we will adopt the job of 30,000. The next best offer is 25,000 and 25,000 is the opportunity cost also. तो ये मतलब वो कह रहा है कि अगर हम पे मान लीजिए हम पे दो जॉब हैं 20,000 की और 30,000 की, हमने जो चूज़ कर ली 30,000 की, और तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या द नेक्स्ट बेस्ट ऑफर जो हमारा होगा वो 25,000 का होगा, क्योंकि अगर हम पे 30,000 वाली जॉब नहीं होती तो हम 20,000 वाली जॉब ही चुनते हैं ना, 20,000 वाली जॉब ही चुनते हैं ना, तो इसलिए 20,000 वाला हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑफर होगा। ठीक है, ओके। अब मैं ये इसका जो आपको लिंक है PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मेरे हिसाब से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक खरीदनी चाहिए वो वाली आपको संदीप गर्ग की खरीदनी चाहिए, वो उसमें नोट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, एंड शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय।